तू रख यकीन बस अपने इरादों पर ए दोस्त, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एएससी ट्रेडमैन के लिए 2.0 तिरंगा बैच, जिसमें स्टैटिक जीके का पार्ट 2 आज हम जिक्र करेंगे दोस्तों। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें उन्हीं प्रश्नों का जिक्र किया गया है जो आपके लगातार सीआरपीएफ ट्रेडमैन के पेपर में आ चुके हैं। ये आपके एग्जाम को सीधे सीधे हिट करेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि वीडियो में शुरू से लेके अंत तक आपको बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है, हर एक क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। चाहे तो वीडियो को रोक के आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों देर न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभी तक दोस्तों जिन्होंने आज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका प्रश्न है, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? स्वीडन की संसद का क्या नाम है दोस्तों? आपका प्रश्न है स्टोर्टिंग, रिक्सडॉग, खुरल या फोल्क कटिंग। दोस्तों स्वीडन की संसद का क्या नाम है? आपको फटाफट जवाब करना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसका नाम है वो है रिक्सडॉग। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है दोस्तों। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री फाहयान किसके काल में भारत आया? चीनी यात्री फाहयान जो चीनी विदेशी यात्री था, वो किसके शासन काल में भारत आया था? आपके ऑप्शंस देख लेते हैं, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था भारत विदेशी यात्री? तो फाहयान आया था दोस्तों। मेगस्थनीज किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था दोस्तों। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। ठीक है दोस्तों। ह्वेनसांग कब आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों याद रखना है हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया कौन था? तो ह्वेनसांग आया था दोस्तों। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। आपको कंप्लीट याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये बार बार आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, हिडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी एवं फ्रांस, रूस एवं फिनलैंड, जर्मनी एवं पोलैंड, भारत एवं चीन। दोस्तों आपको फटाफट क्वेश्चन का जवाब करना है, क्योंकि आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का जिक्र करना है। आप फटाफट जवाब करते रहिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? तो हिडनबर्ग रेखा है दोस्तों। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है दोस्तों। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक, पूरे 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति की मर्जी तक या फिर प्रधानमंत्री की मर्जी तक? दोस्तों इसका जवाब करना है आपको जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति की मर्जी तक। दोस्तों किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति के पति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है दोस्तों। तो इसको राष्ट्रपति ही जब चाहे तब हटा सकता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को। दोस्तों राष्ट्रपति पद कहां से लिया गया है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से। आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है राष्ट्रपति कहां से शब्द लिया गया है या राष्ट्रपति का चुनाव कौन से देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, एओ ह्यूम ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, या फिर ज्योतिबा फूले ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। एओ ह्यूम ने किसकी स्थापना की थी? तो कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों। कब किया था? 1885 में दोस्तों। किसने किया था? कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। ज्योतिबा फूले ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। आपके दोस्तों ये चारों ऑप्शन हैं इससे रिलेटेड, जिन्होंने जिसकी स्थापना की थी उसका जिक्र कर दिया गया है दोस्तों। लगातार बने रहना है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं दोस्तों। तो इसी इरादे के साथ आपको लगातार लगे रहना है, खूब मेहनत करना है। इस बार सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन लेना ही लेना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर किसने पास किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेज 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मान्यता दिया था। तो दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि उस समय जब अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसकी सिफारिश पे थी, किस किया था? तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में किसकी शुरुआत की थी? तो रेल की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी को रेल का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसकी थी? तो पुलिस व्यवस्था में सुधार किया था। पुलिस व्यवस्था में किसने सुधार किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था दोस्तों? तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, अकबर, शाहजहां, मोहम्मद गौरी, या फिर बाबर ने? आपको फटाफट दोस्तों जवाब करते रहना है, जवाब फटाफट करते रहो। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी कौन से युद्ध में हराया था? तो दूसरे युद्ध में। प्रथम युद्ध में कौन हारा था? तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को हराया था। प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ? तो दोस्तों 1192 में। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ या तराइन का
प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था दोस्तों। आपसे यह कभी कभी ये पूछ लेता है कि मोहम्मद गौरी भारत कब आया? तो दोस्तों 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत आया था दोस्तों, पहली बार। अगला प्रश्न देखते हैं, गिरिवन कहां पर स्थित है? गिरिवन कहां पर स्थित है? इसका जवाब आपको लगातार करते रहना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन की परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है ये सवाल। तो दोस्तों राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर पाकिस्तान में गिरिवन कहां पर स्थित है? जवाब के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा दोस्तों। तो गिरिवन गुजरात में स्थित है आपके। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। राजस्थान में कौन सा है? तो सरिस्का। सरिस्का केवलादेव कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में। मध्य प्रदेश में कौन है? तो पन्ना है। पाकिस्तान अलग ऑप्शन है। अगला देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है अक्सर बच्चों का, तो आज इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा दोस्तों। तो सी गुलाज गोपालाचारी, माउंट बैटन, लिन लिथगो या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों कई बार बच्चों का इसमें बहुत तगड़ा कंफ्यूजन रहता है, गलत हो जाता है, आज हम इसको क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे दोस्तों, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके बाद माउंट बेटन ही थे। अगर आपसे दोस्तों ये पूछा था स्वतंत्र स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लाचारी दोस्तों आपका, तब आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कब? जब स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तब कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर आपसे ये पूछता है दोस्तों कि भारत स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका ऑप्शन माउंट बेटन ही रहेगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का संस्थान कहां पर है या मुख्यालय कहां पर है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जेनेवा, लंदन, रोम या फिर वियना। जल्दी ऑप्शन करिए, जवाब करिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो कहां पर है विश्व मौसम? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेनेवा में क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा जाता है। इससे संबंधित अगले सीरीज में हम बहुत सारे प्रश्न लेके आएंगे। वो सारे अनुसंधान का मुख्यालय किस राष्ट्र में स्थित है, किस शहर में स्थित है, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों लंदन में किसका मुख्यालय है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन में है। वियना में क्या है? परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय।
परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है दोस्तों। अगला देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 350, 545, 535 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह पुराना परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अभी कुछ और है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पहले के हिसाब से 545। अभी दोस्तों आंग्ल भारतीयों को जो प्रतिनिधित्व था वो हटा दिया गया है, तो अभी -2 करके 543 दोस्तों आपकी संख्या है। कितनी है? 543 दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। थोड़ा डूबूंगा मैं पार फिर से तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो दोस्तों इसी जीत के साथ आपको लगातार मेहनत करते रहना है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा होती है, हमेशा हम अपनी हार से कुछ नया सीखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का उड़ाने का सर्वप्रथम प्रयास कब किया था? दोस्तों जो राइट ब्रदर थे जिन्होंने एरोप्लेन या हवाई जहाज का आविष्कार किया था, उन्होंने पहली बार इसको कब उड़ाया था? इस तिथि के बारे में, इस डेट को पूछा गया, उस ईयर को। ऑप्शन देख लेते हैं, 1903, 1730, 1830 या फिर 1930। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1930 दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो फड़फड़ाते हैं दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आपको हौसला लगातार बना के रखना है, जोश और जुनून के साथ इस बार वर्दी लेना ही लेना है, इस बार लेना ही लेना है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक काली मिर्च की पैदावार वाला राज्य है? सबसे अधिक काली मिर्च पैदावार वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या फिर तमिलनाडु? दोस्तों फटाफट जवाब करना है आपको। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत में सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन लगभग 98% दोस्तों काली मिर्च का उत्पादन अकेले कौन करता है? केरल करता है। बाकी कर्नाटक, तमिलनाडु का जो आंध्र प्रदेश का जो कोरोमंडल तट का एरिया है वहां पर भी इसकी काली मिर्च की खेती की जाती है। तो लगभग 98% कहां अकेले होता है? तो दोस्तों केरल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही चर्चित प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षा में आर्मी में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, एयरफोर्स में भी आया हुआ है, सीआरपीएफ में भी आया हुआ है, कई जगह पे ये लगातार प्रश्न, बहुत ही हॉट प्रश्न है दोस्तों। तो युआन कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं, कांग्रेस करते हैं या फिर असेंबली कहते हैं? तो दोस्तों रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। पाकिस्तान की संसद को दोस्तों नेशनल असेंबली कहते हैं दोस्तों। नेशनल असेंबली किसको कहते हैं? पाकिस्तान की संसद को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रामेश्वरम भारत के किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम जहां पर भगवान राम ने शंकर जी को स्थापित किया था, वो किस राज्य में स्थित है? जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है
तमिलनाडु में या फिर मध्य प्रदेश में? जवाब जल्दी जल्दी करिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम, कभी कभी आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है, रामेश्वरम किस द्वीप पे स्थित है? तो पंबन आयु द्वीप पे स्थित है। पंबन 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 द्वीप पर स्थित है। किस पे? पंबन आइलैंड पे। पंबन आइलैंड पे क्या स्थित है? रामेश्वरम दोस्तों आपका स्थित है। कहां पर, किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म यहीं पर हुआ था। कहां पर? रामेश्वरम में। कहां पर हुआ था? रामेश्वरम में। किसका जन्म? एपीजे अब्दुल कलाम का, जिनको किस नाम से जानते हैं? मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको जल्दी जल्दी जवाब करना है दोस्तों। बताइए, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं या फिर 8 हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? तो रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, और कौन सा है? फ्रांस है और चीन है दोस्तों। ये 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अस्थायी सदस्य का कार्यकाल दोस्तों 2 वर्ष का होता है। बाकी ये स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्ति स्थल किस नेता की समाधि है? संजय गांधी जी की है, राजीव गांधी जी की है, महात्मा गांधी की है या फिर इंदिरा गांधी की है? शक्ति स्थल आपको दोस्तों याद रखना है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट जवाब करिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी बहुत ही शक्तिशाली लेडी महिला थी, प्रधानमंत्री जो भारत की थी। संजय गांधी, राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वीर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर भूमि। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी जी का दोस्तों। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तो लगे रहो दोस्तों, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है दोस्तों, इस बार वर्दी लेके रहना है। अगला प्रश्न देखते हैं, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ और हेल्थ ओरिएंटेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ओरिएंटेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही चर्चित प्रश्न है मेरे वीरों। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, आपको फटाफट जवाब करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस भारतीय राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? ऑप्शन देख लेते हैं, गुजरात, केरल, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़। दोस्तों याद करिए, आप इसमें से किसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? फटाफट बताइए। तो दोस्तों इसका जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ होगा। क्योंकि दोस्तों गुजरात की सीमा भी समुद्र तट से लगती है, केरल भी तटीय राज्य है और तमिलनाडु भी समुद्र तटीय राज्य है। बाकी छत्तीसगढ़ स्थल चारों तरफ से स्थलाकृत राज्य है। छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से समुद्र का तट नहीं स्पर्श करता है या छूता है। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? जवाब करो फटाफट। वीरो, पीरपंजाल सुरंग, विराट रेल सुरंग, गोटहाड रेल सुरंग या फिर बनिहाल रेल सुरंग? आपको बताना है दोस्तों इसमें से। बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा वो पीर पंजाल रेल सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल रेल सुरंग है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो गोटहाड दोस्तों आपको छाप देना उत्तर में। क्या छाप दोगे? गोटहाड रेल सुरंग आपको छापना है, विश्व की सबसे बड़ी। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो गोटहार्ड रेल सुरंग कहां है? अमेरिका में दोस्तों। आपको छाप देना है गोटहार्ड रेल सुरंग। पीर पंजाल की लंबाई करीब कितनी है? तो 11.2 किलोमीटर। आप पीर पंजाल की सुरंग की जो लंबाई है 11.2 या 11.2 किलोमीटर समथिंग इसकी लंबाई है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है या कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, नूरजहां या नदिया के पार? कहां के पार? नदी के पार। आपको जवाब करना है दोस्तों अज्ञान से ज्ञान के पार की तरफ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो आलम आरा होगी। क्या होगा? आलम आरा होगा, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म। अगर दोस्तों ये प्रश्न हो कि आपसे कि भारत की पहली फिल्म कौन हो जाएगा, तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा दोस्तों। भारत की पहली फिल्म कौन सी हो जाएगी? राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म है। ये कब बनी थी? तो 1913 में दोस्तों। कब बनी थी? 1913 में। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? दोस्तों यहां रबी की फसल का जिक्र किया गया है। गेहूं, सरसों, गन्ना, आलू? माफ करिए दोस्तों, यहां पर नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा? नहीं है। आपका प्रश्न में क्या होगा? नहीं है। तो इसमें दोस्तों गेहूं, सरसों और आलू कौन सी है? तीनों रबी की फसल है। गन्ना को दोस्तों हम खरीफ की फसल या जायद की फसल दोनों में गिन सकते हैं, क्योंकि गन्ना 365 दिन के लिए होता है। इसकी एक वर्षीय फसल होती है दोस्तों। खरीफ की फसल का समय क्या होता है? तो इसकी दोस्तों बुआई कब होती है? जून
जुलाई में। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। बुआई कब होती है? जून जुलाई में। और कटाई जो फसल की बुआई जून जुलाई में और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है दोस्तों, तो उसको कौन सी फसल कहते हैं? सॉरी, रबी की फसल कहते हैं। सॉरी, खरीफ की फसल कहते हैं। और रबी की फसल किसको कहते हैं? तो जिसकी बुआई दोस्तों अक्टूबर नवंबर में होती है, उसको क्या कहते हैं? रबी की फसल। कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में दोस्तों। मार्च अप्रैल में जिसकी कटाई होती है उसको क्या कहते हैं? रबी की फसल। दोस्तों भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं? तो रबी, रबी, खरीफ और जायद। जिन फसलों को साल के 12 मास उगाया जा सकता है उन फसल को क्या कहते हैं? जायद की फसल कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय का देश कहलाता है। आपका प्रश्न है सूर्योदय का देश कहलाता है। फटाफट जवाब करना है दोस्तों। रूस, नीदरलैंड, अमेरिका या फिर जापान? जापान। क्या होगा वीरो? फटाफट जवाब करो, बताओ शेरो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जापान। सूर्योदय का दोस्त देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछे सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं? सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं? सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन में कहीं कहीं पर नॉर्वे भी होता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो वो आप सही कर सकते हैं। सूर्यास्त का देश ब्रिटेन या नॉर्वे दोनों को कहते हैं। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? लखनऊ में, कानपुर में, शिमला में या फिर कटक में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, शिमला हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो उसका शिमला हो जाएगा। लखनऊ में क्या स्थित है दोस्तों? तो विश्व अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में क्या स्थित है? विश्व अनुसंधान संस्थान। कानपुर में क्या है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान। क्या है? और कटक में क्या है दोस्तों? तो चावल कटक में क्या है दोस्तों? तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। विश्व अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ में है दोस्तों। और आपका क्या पूछा गया है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ऑप्शन जवाब हो जाएगा शिमला। दोस्तों ये चारों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। हाँ और दोस्तों जो अभी तक वीडियो में बने हैं फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको मोटिवेशन
हमें मोटिवेशन आपसे ही मिलती है। अगला प्रश्न, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? डल झील दोस्तों, सुपीरियर झील, बैकाल झील या कैस्पियन सागर झील? कैस्पियन सागर। जवाब करिए दोस्तों। सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगा? कैस्पियन सागर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विश्व में कौन सी है, तो सुपीरियर हो जाएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर हो जाएगा। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील हो जाएगा। सबसे बड़ी झील पूछता है तो कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। दोस्तों इसके नाम में सागर लगा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक झील है जो रसिया रूस में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, गार्डविन आस्टिन, एंडीज या माउंट आबू? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गार्डविन आस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दोस्तों विश्व की पूछी जाए तब जाके क्या होगा? माउंट एवरेस्ट होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। एंडीज क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों एंडीज है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? नील नदी को, हांगहो नदी को, यांगटी सिक्यांग या यांगसी नदी या सांगपो नदी? बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक क्यों कहते हैं? तो दोस्तों जब नदियां लगातार अपना मार्ग परिवर्तन करती हैं, जिससे किसी देश या किसी क्षेत्र की उपजाऊ भूमि को वो प्रभावित करती हैं, या किसी बस्ती या किसी शहर को अपनी चपेट में लेती हैं, तो इसी कारण इन नदियों को क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। जैसे बिहार का शोक कोसी। क्या है? कोसी नदी को किसका शोक कहते हैं? बिहार को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं दोस्तों? तो कौन सी नदी है? तो दामोदर। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी। चीन का शोक हांगहो नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं तीनों में से लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बताइए जवानों। दयानंद सरस्वती ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी विवेकानंद ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना, दो बार ऑप्शन छप गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविंद्रनाथ
टैगोर ने की थी। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। विवेकानंद ने क्या किया था? तो रामकृष्ण मिशन को चलाया था। रामकृष्ण मिशन को या चैरिटेबल ट्रस्ट को चलाया था। शुरुआत की थी किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। कंपास की सुई हमेशा किस दिशा में रहती है? बताइए दोस्तों। कंपास की सुई हमेशा किस दिशा में रहती है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा हो जाएगा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा में रहती है। अगला दोस्तों, कंपास सुई का इस्तेमाल कौन करता है? तो समुद्री यात्री जो समुद्र से यात्रा करते हैं या फिर अफ्रीका के जंगलों में जो लोग सफर करते हैं तो उनको दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उस समय किसकी सहारा लेते हैं? तो कंपास सुई का सहारा लेते हैं। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? अगला प्रश्न है आपका। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? शोक का, राष्ट्रीय विपदा का, शांति का या संधि का? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विपदा का। उल्टा झंडा कब करते हैं? तो दोस्तों जब किसी देश पर राष्ट्रीय विपदा आती है तो झंडे को उल्टा कर देते हैं। जैसे किसी देश पर बाह्य आक्रमण या आंतराष्ट्रीय आक्रमण होता है या ऐसी कोई स्थितियां हो जाती हैं जिससे पूरा देश शोक संतप्त होता है, तो उस समय क्या करते हैं? झंडे को उल्टा कह देते हैं। अगला प्रश्न, औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? विश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में, लखनऊ में, शिमला में या फिर अहमदाबाद में? फटाफट जवाब करिए जवानों। दोस्तों तो जवानों इसका सही जवाब होगा वो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन सा राज्य क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? यह प्रश्न है आपका। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो समय नहीं ले ज्यादा मिलना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के स्थान पे सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। मध्य प्रदेश कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, रावी नदी पर या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सागर बांध व्यास नदी के ऊपर स्थित है।
व्यास नदी रणजीत सागर बांध व्यास नदी पर स्थित है। आखिर आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस पेपर का, इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुनको तबई, शेरपा लक्पा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल होगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है? पहली भारतीय महिला। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विश्व की पहली महिला कौन है, तो जुनको तबेई हो जाएगा ऑप्शन। विश्व की पहली पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था वो कौन थी? जुनको तबेई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज के, आज की कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस को लगाना है और मेहनत करना है। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।